पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहतर को? काम की कीमत जीरो है या बॉस के चमचे हीरो हैं। नरेश ने पार्लियामेंट में उस समय मेरी मदद की जब मैं देश की एक प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई लड़ रहा था और मैं चाहता था कि एक नौजवान उभरता हुआ असेंबली में जाए, इसलिए मैंने उनियारा के लिए उसकी पैरवी की थी कांग्रेस। और जब टिकट नहीं मिला तो मैंने उससे मना किया था आप चुनाव मत, और उसने मुझसे कमिटमेंट भी किया था मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर बाद में किस भाव में उसने चुनाव लड़ लिया। और जेल से आने के बाद कि वो एक बार उसने कहा मैं छूट गया हूँ टेलीफोनिक बातचीत पर, उसके बाद मिला भी नहीं। नौसिखिए से और गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले शिक्षा मंत्री के हवाले छोड़ दो मुख्यमंत्री जी, तभी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, वो नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं, और मैं समझता हूँ मोदी जी और अमित शाह जी के इनके बयान केवल पॉलिटिकल बयान होते हैं, देश को भरमाने और उनके विश्वास को ठगने वाले बयान होते हैं, और समय निकलने के बाद उन्हें ये कहने में लज्जा भी नहीं आती। तत्समय भील इस मुल्क की धर्म, संस्कृति और अस्मिता के लिए लड़ा, जब मुगलों के सामने सारे राजा महाराजाओं ने घुटने टेक दिए और उनके सेनापति बनकर काम किया करते। छात्र संघ चुनाव तो होने ही चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों में जो राजस्थान बहुत विकट स्थितियों में है, भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा जी जैसे सक्षम नेतृत्व को आगे लाया जाना। किरोड़ी लाल जी ने क्यों यूं ही इस्तीफा नहीं दिया, इस व्यवस्था के चलते हुए बेचारे मुख्यमंत्री क्या करेंगे, तो टाइम पास कर रहे हैं। नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उन नेता से जिन्होंने न सिर्फ हाड़ौती बल्कि प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव के पहले से और अब तक कहे कि अपने बेबाक बयानों से गर्दा काट रहा है। अब वो नेता है प्रहलाद गुंजल, जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अगेंस्ट खड़े हुए कोटा लोकसभा सीट से। हालांकि बहुत कम मार्जिन से वो लोकसभा सीट में जीत नहीं सके, लेकिन उसके बाद नरेश मीणा को लेकर वो लगातार चर्चा में बने रहे। और इससे पहले भी जब वो विधायक थे तो अपने बेबाक बयानों की वजह से वो हमेशा सियासी चर्चाओं में बने रहते थे। तो सबसे आज प्रहलाद गुंजल से हम हर उस मुद्दे पर बात करेंगे जो इन दिनों राजस्थान की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। गुंजल सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। प्रहलाद सर जी, सबसे पहले सर सवाल मेरा झालावाड़ को लेकर ही आपसे रहेगा कि देखिए, झालावाड़ हादसे में जो हुआ, 7 बच्चों की मौत हुई, लगभग 27 बच्चे घायल हुए, और उसके बाद जो राजनीति हुई, सरकार का एक्शन हुआ, सर्वे हुआ, 2966 जर्जर भवन चिन्हित भी किए गए। अब कई जगह उस पर बुलडोज़र की भी खबर सामने आई कि बुलडोज़र चलवा दिए गए। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, सरकार के एक्शन पर भी और उस घटना पर भी? देखिए, झालावाड़ का विद्यालय नहीं गिरा, सरकार का जर्जर चेहरा जनता के सामने आ गया है। जी, मुझे तकलीफ है कि आप व्यवस्था में बैठे हुए हो, राजस्थान का हजारों लाखों बच्चा जो स्कूल जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि एक बच्चा जब घर से निकल के बस्ता थैला हाथ में लेकर विद्यालय जाता है तो उसके साथ माँ बाप के सपने जाते हैं, देश के भविष्य की बुनियाद उसके साथ जाती है। और आप उसको ऐसी जर्जर व्यवस्था के हवाले कर दो कि और बेफिक्री के साथ विद्यालय प्रशासन लिख के दे दे कि यहाँ इन बच्चों को बैठाए जाने की, पढ़ाए जाने की चुनौतीपूर्ण स्थिति है, ये विद्यालय भवन कब भी गिर सकता है, और उसको नज़रअंदाज किया जाना। मैं समझता हूँ इस बिल्डिंग के गिरने ने सारी व्यवस्था का जर्जर चेहरा देश और समाज के सामने उपस्थित कर दिया। ये केवल विद्यालय भवन नहीं गिरा है, एक तरह से सरकार का नकारा चेहरा। अब आप लोकलाज में पूरा देश उठ खड़ा हुआ। आखिर 6-7 आदिवासी बच्चे चले गए भीलों के, देश भर में इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है, संवेदना व्यक्त की जा रही है। तो आप अपने चेहरे को ढकने के लिए कह रहे हैं हम जर्जर भवनों को, क्या है सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, बारिश राजस्थान में इस बार सुखद संयोग है कि अच्छी गिर रही है। कहीं ये परिस्थितियां बच्चों के भविष्य के लिए संकटदायक नहीं हो जाए बिल्डिंग गिरने से? क्या इस बलिदान की आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ बच्चे मरेंगे, कोई बिल्डिंग गिरेगी, तब जाकर हमारी नींद टूटेगी और हम कुछ बिल्डिंगों को गिराएंगे? ये हर बार विद्यालय प्रशासन लिख के देता है। मैं समझता हूं कि 1.5 साल के इस सरकार के सारे नकारापन को, चेहरे को इस झालावाड़ के हादसे ने बिल्कुल राजस्थान ही नहीं देश भर में उजागर कर दिया है। ये बच्चों के साथ हादसा नहीं हुआ, ये सरकार का चेहरा पूरे देश में ये नकारा चेहरा उजागर हो गया है। जी। ये व्यवस्था पर कलंक है, ये हादसा नहीं है।
गुंजल सर, लेकिन इस हादसे के बाद जिम्मेदारी लेने की बात सामने आई, जिसके बाद मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, उनका बयान भी सामने आया कि मैं नैतिक जिम्मेदारी इस पर लेता हूं। लेकिन उसके बाद सवाल उठे इस्तीफे को लेकर कि सिर्फ जिम्मेदारी क्यों लेनी, इस्तीफा दीजिए। जिम्मेदारी कह लेने से सिर्फ बात नहीं बनेगी। और उसके बाद सिर्फ एक झालावाड़ वाला हादसा नहीं है, उदयपुर में भी ऐसा ही हादसा सामने आया, हालांकि उसमें जान नहीं गई। नागौर में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन जैसलमेर में हुआ, बांसवाड़ा में हुआ। बांसवाड़ा में कोई जानहानि नहीं हुई, पर जैसलमेर में भी एक दरवाज़ा गिरा, वहाँ भी एक मौत सामने आई। लेकिन इस्तीफे को लेकर कोई बात नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस्तीफा शिक्षा मंत्री को देना चाहिए या कुछ? मुझे लगता है राजस्थान के शिक्षा मंत्री संवेदनशील और गहरे आदमी नहीं है। सदैव विधानसभा में और बयानबाजी में उनका आचरण सामने आता रहता है। सबसे पहले मैंने ही इस हादसे के बाद उनसे इस्तीफा मांगा था नैतिकता के नाते। और ये केवल शिक्षा विभाग का मामला नहीं है, शिक्षा समूचे राष्ट्र की तरक्की का आधार है। शिक्षा संस्कृति का, विरासत का संक्रमण है, संवर्धन है। और शिक्षा के बिना क्या है इस मुल्क में। ऐसे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार बिल्कुल संवेदना शून्य हो जाए और ट्रेडिशनल ढर्रे पे जो चल रहा है, कोई पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, कोई मंदिर में, बरामदे में, धर्मशाला में पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। क्या मुल्क को देना चाहते हैं? एक तरफ तो हम हजारों साल पहले नालंदा, तक्षशिला की बातें करते हैं विश्व गुरु होने की, कि हमारे यहाँ ऐसे विश्वविद्यालय और शिक्षा का ऐसा ढांचा था जिसमें दुनिया के लोग पढ़ने आया करते थे। और आज हम हमारे बच्चों को व्यवस्थित तरीके की शिक्षा देने में बैठने की, और अब धीरे धीरे सिस्टम बदला है। आश्रमों की पद्धति थी, तब क्या क्लाइमेट था, क्या वातावरण था, और उसमें खुले में बैठकर भी बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ लेते होंगे। अब आबादी का इतना बड़ा सेचुरेशन और पॉल्यूशन और दुनिया भर की परेशानियों के बीच एक ठीक संसाधन रिक्वायर्ड है भाई। ये एसेंशियल है, लग्जरी नहीं है। ये अच्छे विद्यालय होना, अच्छे भवन होना, और सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही। इसके बिना संभव ही नहीं है आप ट्रेडिशनल ढर्रे को व्यवस्थित करके और इस मुल्क को बेहतर शिक्षा बच्चों को दे। तो मैंने कहा था आप बिल्कुल केवल एक ऐसे नौसिखिए से और गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले शिक्षा मंत्री के हवाले छोड़ दो मुख्यमंत्री जी, तभी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान आपसे इस्तीफा मांग रहा है, केवल ये शिक्षा मंत्री का सवाल नहीं। आप केवल कह दो मेरी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी के बाद आप क्या कर रहे हैं? कमाल है भाई। और पूरा राजस्थान चिंतित है। आज अभिभावक अपने बच्चों को घर से स्कूल भेजता है तो उसको डर लगने लगा है कि पता नहीं मेरा बच्चा वापस आएगा नहीं आएगा। और अब ये इस एक हादसे के बाद पता चल रहा है कि राजस्थान के सैकड़ों हजारों स्कूल जर्जर है। क्या आप सो रहे थे क्या? और इसलिए मैं समझता हूं कि इस पूरी सरकार की जिम्मेदारी है, केवल शिक्षा मंत्री की नहीं, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संवेदनशील नहीं रहे, गंभीर नहीं रहे। और अगर हम ये चिंता करते कि व्यवस्था ठीक होनी चाहिए तो शायद आज उन आदिवासी गरीब परिवारों के बच्चे नहीं जाते। जी आप अब क्या करेंगे? वो बच्चे लौट कर नहीं आने वाले हैं। लेकिन इतना है कि बस उन बच्चों के बलिदान के बाद आपकी नींद टूट गई है। लोकलाज में, शर्म में राजस्थान आप पर सवाल खड़े कर रहा है, तब आप बिल्डिंगें गिरा रहे हो। चलो, उनके बलिदान से ही आपकी नींद टूटी और कुछ याद आया, राजस्थान का कुछ भला हो, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो जवाबदेही सुनिश्चित करना मांगता है बच्चों का बलिदान, और उस पर आप गंभीरता से विचार करिए। और आप संवेदना सुनने हैं तो फिर मैं भी क्या करूंगा, राजस्थान भी क्या करेगा। जी गुंजल सर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर जब इस्तीफे को लेकर सवाल उठे तो उन्होंने बयान दिया कि ये पुरानी सरकारों की वजह से अब जो हादसे हो रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन पुरानी सरकारों में सिर्फ कांग्रेस की सरकार तो नहीं थी। अगर बात करें तो ऑल्टरनेट यहाँ पर सरकार हमेशा चली है राजस्थान में, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो बीजेपी की भी सरकार थी, वसुंधरा राजे सरकार थी, तो क्या वो अपनी ही सरकार के खिलाफ? भाई मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, मैं दूसरा सवाल आपसे कर रहा हूँ। मैं इसी पर ही ऐसा वक्तव्य देना राजस्थान के जनमानस का अपमान है, उनके फैसले का अपमान है। क्या आपने ये मान लिया कि परंपरागत तरीके से 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस,
आप ये मानिए कि 5 साल बीजेपी को तुरंत अविलंब हटा दिया, 5 साल कांग्रेस को अविलंब हटा दिया, इसका मतलब राजस्थान के जनमानस ने व्यवस्था में कोई कमियां खामियां समझी है? कमियां खामियां नहीं होती तो क्यों 5 साल में व्यवस्था को चेंज करते? और जब खामियां मानकर व्यवस्था को चेंज कर दिया तो बैठते ही पहले उन खामियों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आपकी बनती थी। आप कब तक ये रोते रहेंगे? पिछली सरकार में कोई खामियां नहीं होती तो उनको चेंज ही क्यों करते राजस्थान के लोग? कोई खामी आंशिक रूप से रही है या पूरी रही है, उसको चेंज कर दिया। आपको दायित्व दे दिया तो पहले दिन से उस दायित्व को समझकर उस कमी खामी को, जिस कारण से व्यवस्था की तब्दीली की है, आप प्रयास करते। नहीं बच सकते आप इस तरीके की फोकट बकवास करके, जवाबदेही से नहीं बच सकते। और मैं तो कहता हूं कि शिक्षा मंत्री को राजस्थान कोई सीरियस लेता भी नहीं है। उनके असेंबली और सड़क के बयान ऐसे लगते हैं जैसे कोई गैर जिम्मेदार और नॉन सीरियस व्यक्ति बात कर रहा है। जी गुंजन सर, अब बात कर लेते हैं एसआई भर्ती, पेपर लीक या आरपीएससी को लेकर जो सियासत पिछले कई दिनों से राजस्थान में देखने को मिल रही है। हनुमान बेनीवाल जयपुर में एक लंबा उन्होंने धरना दिया, इसके बाद जयपुर क्या राजस्थान में उन्होंने कई जगह बयान दिए एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर, आरपीएससी को भंग करने को लेकर, पेपर लीक के खिलाफ उन्होंने लगातार आवाज़ उठाई। अब उन्होंने संसद में भी बयान दिया है और इसके बाद संसद के बाहर आने पर भी उन्होंने बयान दिया है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आए राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले और वो प्रचार के दौरान उन्होंने कई बार वादे किए कि पेपर लीक को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अब तक वो कदम नहीं उठाए जा रहे। तो उस पर आपको क्या कहना है कि क्या कांग्रेस उस तरह आवाज़ क्यों नहीं उठाती है राजस्थान में? ना ही वो सड़कों पर इतनी ज़्यादा सक्रिय नजर आती है जिस तरह से आरएलपी नजर आ रही है, जबकि उनका एक विधानसभा में एक भी विधायक तक नहीं है। मैं इस पर आपसे जी मैं इस पर मेरा निवेदन सुनेंगे आप? जी। आपने कहा है कि मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी आए और उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए कि हम व्यवस्था में आएंगे। इनकी बात की कोई प्रासंगिकता है? मोदी जी, अमित शाह जी की इस मुल्क से झूठ बोले, नाना प्रकार के वादे करें और फिर अमित शाह जी कहते कि ये तो जुमले थे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सीरियस चरित्र बचा नहीं है। और जहां तक एसआई भर्ती, पेपर लीक और आरपीएससी के ढांचे का मामला है, यूपीएससी और आरपीएससी जैसी संस्थाएं मेरे ख्याल से बहुत पवित्र काम करने वाली संस्थाएं रही है और इनमें भी विकृति आ जाएगी, दोष, विसंगति और करप्शन इंटरनल आ जाएगा तो राजस्थान के उस पढ़े लिखे नौजवान के लिए जो दिन रात मेहनत करता है, अपने टैलेंट के आधार पर अपना मुकाम हासिल करना चाहता है, और उसमें भी अगर व्यवस्था की खामियां, कमजोरियां, व्यवस्था का करप्शन बाधा बनेगा तो ये एक व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं है, सारी व्यवस्था के लिए एक चुनौती है और इसको सीरियस लेना चाहिए राजस्थान सरकार को। आखिर ये सब कुछ हो रहा है तो इस जर्जर ढांचे को डिस्ट्रॉयड करके ठीक व्यवस्था क्यों नहीं कायम की जाए? किस तरीके से? ऐसा सख्त अनुशासन और सख्त डिसीजन राजस्थान को दिखना चाहिए कि उससे एक विश्वास पैदा हो कि नौजवान के मन में कि आखिर हमारी मेहनत का, हमारे प्रयासों का अब हमको प्रतिफल मिलेगा ही। कोई उस पर डाका नहीं डाल सकता पेपर लीक से या गैर कानूनी अवैधानिक तरीके से जो होता। राजस्थान पर शर्मसार हो रही है सारी व्यवस्था। सैकड़ों लोग पकड़े जा चुके हैं कि आखिर फिर बचेगा क्या भाई? इस तरीके से सैकड़ों लोग चिटिंग करके कोई और व्यवस्था ले रहा है, कोई पेपर लीक हो रहा है, इन सारी चीज़ों से, सारी व्यवस्था से व्यक्ति का भरोसा उठ रहा है। और मैं समझता हूँ भजन लाल जी, आपको इसमें मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, वो नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ मोदी जी और अमित शाह जी के इनके बयान केवल पॉलिटिकल बयान होते हैं, देश को भरमाने और उनके विश्वास को ठगने वाले बयान होते हैं और समय निकलने के बाद उन्हें ये कहने में लज्जा भी नहीं आती ये जुमला था। जी गुंजन सर, नरेश मीणा को ज़मानत मिली, जेल से बाहर आए, लेकिन झालावाड़ हादसे के बाद जब वो झालावाड़ गए उनको हिरासत में ले लिया गया। हालांकि निर्मल चौधरी को भी हिरासत में लिया गया, लेकिन निर्मल चौधरी को छोड़ दिया गया कि वो दोबारा वापस इधर नहीं आएंगे और वो जयपुर की तरफ उनको भेज दिया गया। लेकिन नरेश मीणा को लगा कि अगले दिन नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे, पर फिर उन्हें 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नरेश के मामले में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ
जी उसने खुद ने बाहर निकलकर सेल्फ स्ट्रेटेजी तय की है कि, और सार्वजनिक बयान भी दिए हैं कि मैं प्रहलाद गुंजल का रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वो कांग्रेस में है, मैं इंडिपेंडेंट हूं। अब इंडिपेंडेंट उन्होंने घोषित कर दिया और पॉलिटिकली वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगा। और ये तो संघर्ष है भाई, संघर्ष में आदमी को रेल, जेल, सड़क, ये सारी चीज़ें तो प्रिपेयर्ड होकर चलना ही चाहिए। और आजकल तो मैं ये कहता हूं कि सरकारों की प्रैक्टिस ही इतनी थर्ड क्लास हो गई। आप तो नरेश सड़क पर धरने की बात कर रहा है, आप किसी फरियादी के पक्ष में थाने में जाकर बात नहीं कर सकते, बात करेंगे तो वहां भी आपके खिलाफ तो राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खून जिस प्रकार से मौजूदा व्यवस्था में राजस्थान से लेकर दिल्ली तक का दृश्य सामने आ रहा है, मुझे लगता है जन आंदोलनों से नेता ही नहीं बनने वाले। अब तो व्यवस्था की हाजिरी में जो लोग रहेंगे जी, उन्हीं में से किसी को तिलक लगा दिया करेंगे व्यवस्था के मालिक। लेकिन संघर्ष के आधार पर जन आंदोलनों की पृष्ठभूमि से अब उन पे 4-4, 6-6, 8-8, 10-10, 20-20 मुकदमे लगा दिए करेंगे तो उन्हें अपराधी घोषित कर देंगे, और वो जन आंदोलनों का मुकदमों का रिकॉर्ड भी न्यायालय की दृष्टि में तो आपराधिक रिकॉर्ड बन जाता है। तो कौन आदमी राजनीति में काम करते हुए अपने आप को अपराधी कहलवाना उचित समझता है, संघर्ष करते हुए भी? अब मैं समझता हूँ ये स्थितियां राजस्थान के लिए, आने वाली नौजवान संघर्षरत पीढ़ी के लिए कोई उचित स्थितियां नहीं है। जी, पॉलिटिक्स का चेहरा खराब हो रहा है। गुंजल सर, नरेश मीणा को लेकर बातें चल रही थी पहले कि वो उनको टिकट मिलने ही वाला था बीजेपी से, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ सवाल भर थे कि किरोड़ीलाल मीणा जी की वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह आप लगातार उनके लिए मांग कर रहे थे, आपने अपना भी उम्मीदवारी पीछे ले ली देवली उनियारा से के उपचुनाव के दौरान कि मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, नरेश मीणा को टिकट देना चाहिए, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। वहाँ नरेश मीणा ने खुलकर बयान दिया कि सांसद हरीश चौधरी को लेकर, सांसद मुरारीलाल मीणा को लेकर, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही ऐसे नेता है, चाहे कोटा से सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ही बात कर ले, कि वो नरेश मीणा को पार्टी में आने नहीं देना चाहते। ऐसा क्यों? देखिए, इस पर मैं ज़्यादा बयान नहीं दे सकता। किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना है, ये पार्टी की गवर्निंग काउंसिल का इंडिपेंडेंट फैसला होता है। इस पर मैं क्या राय दूंगा? बीजेपी किसके बारे में क्या सोचती है, कांग्रेस किसके बारे में क्या सोचती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, नरेश ने पार्लियामेंट में उस समय मेरी मदद की जब मैं देश की एक प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई लड़ रहा था। और जी, आपने कहा कि मैंने बैक किया, बैक नहीं किया। मेरा उनियारा में क्लेम ही क्या बनता था? मैं चाहता था कि एक नौजवान उभरता हुआ असेंबली में जाए, इसलिए मैंने उनियारा के लिए उसकी पैरवी की थी कांग्रेस। और जब टिकट नहीं मिला तो मैंने उससे मना किया था, आप चुनाव मत लड़िए, सार्वजनिक रूप से मना किया था जवाहर सर्किल की बैठक में। और उसने मुझसे कमिटमेंट भी किया था मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर बाद में किस भाव में उसने चुनाव लड़ लिया ये तो वही बता पाएगा। और चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ते ही उससे दूसरे रोज जेल चला गया। और जेल से आने के बाद के वो एक बार उसने कहा मैं छूट गया हूँ टेलीफोनिक बातचीत पर, उसके बाद मिला भी नहीं। मिलता तो मैं उससे चर्चा करता और उससे जो मुझे उसके हित में उचित लगता उसको सलाह देता। लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी से चल रहा है, तो मैं तो उसको शुभकामनाएं दूंगा कि ईश्वर उसको उसके मकसद में कामयाब करे। बस इतना ही कह सकता हूँ नरेश के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जी बिल्कुल। लेकिन सर, क्या नरेश मीणा के खिलाफ कोई स्ट्रेटजी चल रही है? क्योंकि जिस तरह गुर्जर मीणा समाज के बाद गुर्जर समाज सबसे ज़्यादा उनका समर्थन करता है नरेश मीणा का, तो इसको लेकर क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि उनको गुर्जर समाज को उनके खिलाफ करने की कोशिश, जबकि गुर्जर समाज के समर्थन में भी सामने आया है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, राष्ट्रवाद का ढोंग करती है और अपने अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए जातियों को लड़ाती है। फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज की नीति थी उस पर आज भारतीय जनता पार्टी मोदी साथ चल रहे हैं। आपने देखा नहीं क्या? जी, हरियाणा में पूरी जातियों को जाटों के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये चरित्र है क्या भारतीय जनता पार्टी का? राष्ट्रीय चरित्र है। इसको आप नेशनलिटी कहेंगे? अगर आप पंजाब का किसान उठकर आता है और वो लाल किले पर आ जाता है तो आप उसको खालिस्तानी कह देंगे। कोई किसान ट्रैक्टर लेके घुस जाता है तो आप उसकी मांग पर, उसकी आत्मा के विद्रोह पर कि किन परिस्थितियों में इसकी आत्मा विद्रोही बन रही है, भारत सरकार उस पर चिंतन करे। उसके बजाय कह देंगे ये तो देशद्रोही है और ये लाल किले पर आ गए हैं।
ये जो आचरण है ना आप जातियों का चेहरा खराब करने का, जो आत्मविश्वासी जातियां हैं, स्वाभिमानी और मार्शल कम्युनिटीज है, जो देश के गौरव का विषय है, आपको तब तो बड़ा राजनीतिक एजेंडा हल करने का शौक आ जाता है जब कोई शहीद की अर्थी उन आंगनों में आती है, उन मार्शल कम्युनिटीज के, तब आप नारे लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, शहीदों की शहादत को भी राजनीतिक दृष्टि से केस कराने की कोशिश करते हैं। इस हिंदुस्तान में बॉर्डर पे 4 शहीद होते हैं तो 3 घर जिन आंगनों में मातम मचता है वो जाट का होता है, गुजर का होता है, राजपूत का होता है, सिख का होता है 4 में से 3। और अब वो जब अपने लिए न्याय मांगने चले जाएं तो किसी को खालिस्तानी कह दो, किसी को देशद्रोही कह दो, और किसी को गुजर मीणा विवाद पैदा करके इनमें फूट डालने का प्रयास कर लो। ये चरित्र अब देश के सामने आ गया। आपका एजेंडा केवल अंग्रेजों की तरफ फूट डालो, राज करो का एजेंडा है और बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। बहुत हो गया, देश समझ रहा है जिस तरीके से आप धर्म की आड़ में, और अरस्तु ने कहा है जो भी तानाशाह और कमजोर शासक होगा ना वो बहुत धर्मांधता प्रकट करेगा देश के सामने, ताकि धर्म परायण और धर्म भीरू लोग कोई उसका विरोध करे तो उसको स्वीकार नहीं कर पाए। ये एक स्ट्रेटेजी मोदी जी ने पकड़ रखी, लेकिन वो धर्म के मायने भी नहीं जानते। हिंदुत्व में कितनी सहिष्णुता है, कितना शालीनता है, इन सारी चीजें लगती है क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान से? कोई लफाजी सी बातें होती है, कोई सीरियसनेस नहीं है। देश कैसे भ्रम में आ गया सोशल मीडिया और मार्केटिंग से, मेरे को तो बहुत तकलीफ है भाई। जी हाँ, गुंजन सर, नरेश मीणा को लेकर एक आखिरी सवाल बस ये रहेगा कि अंता से उन्होंने विधानसभा उपचुनाव लड़ने का बयान दिया, तो अगर वो दावेदारी करते तो क्या आपका समर्थन पिछली बार की तरह मिलेगा उन्हें? मैंने कहा नरेश के मामले में मैं इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं। ठीक है सर। इसके अलावा मैं पार्टी के साथ हूं, पार्टी के साथ रहूंगा, पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके साथ रहूंगा। मैं नरेश के लंबे भविष्य के लिए यह उम्मीद करता हूं कि उसे पार्टी लाइन पर काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट तरीके से। मैंने राजस्थान में पार्टी बनाई है, आप जानते हैं क्या, मीडिया में काम करते हैं। हिंदुस्तान का रिवोल्यूशनरी चरित्र 5000 साल से नहीं है, और रिवोल्यूशनरी विद्रोही चरित्र होता तो 1300 सैनिक वाला बाबर और 250 सैनिक वाली ईस्ट इंडिया कंपनी 750 सालों तक इस मुल्क को गुलाम नहीं बनाते। और यहाँ पावर के साथ चलने की मानसिकता है। मैंने खुद ने पार्टी बना के देखा है। हनुमान जी की पार्टी आज एक विधायक की हैसियत में नहीं है। किरोड़ी लाल जी थक गए, घनश्याम जी थक कर ठोर ठिकाने आ गए। इसलिए मैं, भगवान उसको सफल करे, लेकिन मैं कहता हूँ राजस्थान का चरित्र, 2 दलीय व्यवस्था जो आइदर और पावर में आ सकते हैं, इसके बाहर जाकर समर्थन करने का साहस जुटाने वाली, मैं शब्द जोड़ रहा हूं जी, साहस जुटाने वाली वृत्ति राजस्थान की जनता की नहीं है। जी गुंजन सर, पिछले मेरा अनुभव हो सकता है मैं गलत भी हूं। जी गुंजन सर, पिछले कई दिनों से राजकुमार रोत का भील प्रदेश की मांग को लेकर काफी वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने संसद में भी कहा, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने संसद में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान तक अब हम अपना भील प्रदेश नजर आता है। हालांकि वो एक सरकार पर तंज था, जिस तरह की उस वक्त जिस युद्ध, हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के दौरान बातें की जा रही थी, उसको लेकर उन्होंने तंज कसा। लेकिन भील प्रदेश की मांग को लेकर आपकी क्या राय है? मैं इस पर अपनी राय दे चुका हूं। जी, भौगोलिक दृष्टि से 4-6 2-3 गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले भील प्रदेश की मांग करते हैं। अब ये बनना न बनना ये तो स्टेट और 3 राज्य और केंद्र सरकारों के बीच का विषय है, लेकिन मैंने केवल इतना कहा है, भीलों का इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तत्समय भील इस मुल्क की धर्म, संस्कृति और अस्मिता के लिए लड़ा। जब मुगलों के सामने सारे राजा महाराजाओं ने घुटने टेक दिए और उनके सेनापति बनकर काम किया करते थे, तब महाराणा प्रताप के साथ आदिवासी भील लड़ा है। और जल जंगल जमीन पर जब विधान ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाने लगी तो आदिवासी ने कहा नहीं, भारत की जल जंगल जमीन हमारी है, इस पर हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। और जलियांवाले बाग से बड़ा मानगढ़ का कांड हुआ। आदिवासी सदैव भारत की अस्मिता के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपनी धर्म, संस्कृति और कल्चर की रक्षा के लिए लड़ता रहा है, और उसका इस मुल्क के थातियों के निर्माण में बड़ा योगदान है।
अब हालात, परिस्थिति, कल्चर, संस्कृति के कारण अलग थलग है, तो उसको मुख्य धारा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए जाने के बारे में सरकारों को 60-65 साल में सोचना था। सोचा भी है, ट्राइबल डेवलपमेंट कमिश्नर और दुनिया भर के स्कीम्स मिलाकर, पर अभी उनके जीवन में बेसिक जितना बदलाव इस 75 साल के, ये मोदी जी का अमृतकाल है ना, अमृतकाल केवल नारों से नहीं साबित किया जा सकता। अमृतकाल एक विश्लेषण होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। 15 साल हो गए ना, 15वां साल चल रहा है ना उनका। हमने देश के जीवन में क्या बदलाव कर दिया। ये कहने से काम नहीं चलता कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं हर महीने देता हूं। यानी 80 करोड़ लोगों की यह हैसियत है कि आपकी 5 करोड़ की खैरात के ऊपर जिंदा रहे। मोदी जी, अच्छा होता कि अमृतकाल में आप ये कहते कि मैंने आने के बाद 40 करोड़ लोगों को इस हैसियत में सक्षम बना दिया कि अपने घर आने वाले किसी जरूरतमंद को 5 किलो की राहत प्रदान करने का सामर्थ्य भारत के हर उस गरीब में आ गया जो कल तक 5 किलो की राहत के लिए लाइन में खड़ा रहता था। कुछ नहीं, मोदी जी के पास कोई पॉलिसियां नहीं है। कुछ पढ़े लिखे 1100 करोड़ पर बैठे हुए IITN और MBA और कुछ टॉपर्स बच्चे बनाकर जो स्क्रिप्ट दे देते हैं, उस हिसाब से मार्केटिंग से चला रहे हैं सारा सिस्टम। मार्केटिंग से कारखाने चलते हैं, देश नहीं चलते। देश संवेदनाओं से चलते हैं, और मोदी जी शाह के आचरण में संवेदना नाम की कोई चीज नहीं दिखती। प्रोपेगेंडा, मार्केटिंग, बिल्कुल ये स्थितियां देश के हित में नहीं है। बस इतना ही कहूंगा मैं। सर, बीते रोज राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ी खबर सामने आई जिला परिषद और पंचायत सदस्यों के उपचुनाव को लेकर। तो वो तो उपचुनाव हो गए 21 अगस्त को, लेकिन छात्र संघ चुनाव पर सरकार फैसला क्यों नहीं ले पा रही है, जबकि उसको लेकर बीजेपी के भी कई नेता, कांग्रेस के भी कई नेता जगह जगह प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। हर जिले में प्रदर्शन अब तक मान के चलिए कि हो चुका है, लेकिन उस पर अब तक सरकार कोई फैसला लेने को तैयार नहीं है। देखिए, बड़ी बहस का विषय है, बड़ी बहस का विषय है, और इसमें मेरा मत मैं बहुत स्पष्ट हमेशा रखता रहता हूं कि छात्र संघ चुनाव तो होने ही चाहिए। छात्र संघ चुनाव प्रजातंत्र की प्राथमिक पाठशाला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और इसमें परिपक्व रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता खड़े हों तो उसका आधार तो विद्यालयी राजनीति है, कॉलेज की राजनीति है। आप उस कॉलेज की राजनीति के उस पायदान को ही खत्म कर दोगे, विद्यार्थी राजनीति को। प्रशिक्षण प्राथमिक ही व्यक्ति के पास नहीं होगा तो आखिर आप लाओगे कहां से। और मैं तो लिंगदो कमेटी की जब सिफारिशें लागू हुई थी कि 5000 में कॉलेज का चुनाव लड़ लो, आप उसके एक्सपोजर को ब्रेक डाउन करना चाहते हो। मोदी जी अपने प्रचार प्रसार में और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज विज्ञापनों में अरबों खरबों खर्च करे, और एक नौजवान जो समाज में अपनी सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाना चाहता है, वो अपने एक्सपोजर के लिए उसको बांध दो। वो 3rd ईयर में होना चाहिए, उसकी उम्र इतनी कम होनी चाहिए, वो इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, वो फेल नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या ऐसा। अब पॉलिटिकली आदमी समाज के लिए, अब ये तो मेरे ख्याल से उन सारी जनूनी परिस्थितियों का अपमान है जो करतार सिंह सराभा और भगत सिंह ने कॉलेज में चलते हुए इस मुल्क के लिए अपने मन में जुनून और जिहाद का विचार पैदा किया। ये परिस्थितियां यही है भाई। जब जब भी देश में विकट परिस्थितियां आई है, परिवर्तन की आग लगी है, तो कौन व्यक्ति है, जेपी से लेके और दुनिया भर के लोग अन्ना हजारे तक विश्वविद्यालय की चौखट की तरफ झांके हैं ना भाई। आओ नौजवानों, सड़क पर परिवर्तन करो। और कौन सा दुनिया का इतिहास है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन आए हों और इतिहास के पन्नों में नौजवान के संघर्ष और शहादत की गंध नहीं आती हो भाई। तो आप उसको क्या करना चाहते हो, उसको सीमित दायरे में कर दो भाई, कुछ नहीं। आप जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ना, एक कल्चरल वीक, ऐसे एक छात्र संघ के चुनाव का 1-2 दिन का समय होगा, आप उसमें पार्टिसिपेशन कर लीजिए। जो कल्चरल वीक में बढ़िया गाएगा उसको फर्स्ट गोल्ड मेडल मिल जाएगा, जो कमजोर रहेगा उसको सिल्वर कांस्य मिल जाएगा। ये ट्रेडिशनल खराब मत करिए। नौजवानों में आग है, जुनून है, उसमें से शख्सियतें निकलती है, और वो आगे चलकर विविध क्षेत्रों में पढ़ने लिखने वाला बच्चा ही तो भारत का भविष्य है। तो अब राजनीति में क्यों उसको संकीर्णता के दायरे में और बहुत छोटे दायरे में ले जाना चाहते हो। इसलिए ये तो पूरे देश में व्यापक बहस का विषय है। जी प्रहलाद सर, वसुंधरा राजे को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही है कि उनको मार्गदर्शन दल में भेजा जा सकता है, लेकिन दूसरी चर्चा चल रही है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। संघ ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। तो हालांकि इस तरह की जो चर्चाएं हैं
वो कितनी सटीक है या उनमें कितनी सच्चाई है, ये कह पाना फिलहाल तो मुश्किल है, क्योंकि ये सिर्फ चर्चाएं भरे, पर लगातार चर्चाएं उनके नाम को लेकर चल रही है। आपको क्या लगता है? देखिए जी देखिए देखिए, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसी नेता के विषय में क्या स्ट्रेटेजी बन रही है, क्या बननी चाहिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मौजूदा परिस्थितियों में जो राजस्थान बहुत विकट स्थितियों में है, भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा जी जैसे सक्षम नेतृत्व को आगे लाया जाना चाहिए था, क्योंकि हर आदमी, आम राजस्थानी भी राजस्थान के बारे में सोचेगा। भाई, कांग्रेस में विरोध में होगा तो भी सत्ता बेहतर काम करे, यही उम्मीद करेगा। मैं भी यही उम्मीद करूंगा। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, इसलिए मैं उनके बारे में तो केवल अब शुभकामनाएं देने की स्थिति में हूं। बाकी बीजेपी में नहीं हूं, इसलिए कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। जी, गुंजल जी, किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी जिस तरह की चर्चाएं चलती रहती है, किरोड़ी लाल मीणा ने जो लोकसभा के वक्त दावे किए थे, उसके बाद मंत्री पद, हालांकि वापस से उन्होंने मंत्री पद पर वो अपने बैठ गए, उनको मना लिया गया, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली का दौरा हुआ। उससे पहले किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली में कई नेताओं से मिलकर आए, कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर आए। तो क्या लगता है कि उनके प्रोफाइल में कुछ बदलाव होना चाहिए, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? मैं आपको एक बात बता देता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे। अब आपका प्रश्न रोक दीजिए, प्रश्न रोक दीजिए आपका। जी, मेरा जवाब सुन लीजिए। किरोड़ी लाल जी ने क्यों यूं ही इस्तीफा नहीं दिया, वो उनके मन में एक ह्यूमिलेशन था। पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए संघर्ष करते करते बीत गई, और मैं समझता हूं कि 2018 से 23 के तो कांग्रेस राज में किरोड़ी लाल जी ही विरोध का झंडा बनकर, विरोध का सिंबल बनकर खड़े रहे। और जब आदमी काम करता है तो उसके अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे एक उपयुक्त मुकाम मिले। बिल्कुल। लेकिन राजनीति की व्यवस्था तो वो 80 के दशक में जसपाल भट्टी का एक वो नाटक आता था कि यहाँ जिसमें हर एपिसोड के बाद अमूमन इस मुहावरे को दोहराया जाता था, यहाँ काम की कीमत जीरो है, यहाँ बॉस के चमचे हीरो हैं। जी, अब काम करने वाले लोगों को तो स्थान मिले नहीं, और बॉस के चमचे पर्चियों के आधार पर, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश और क्या उत्तराखंड, अमित शाह जी के आधार पर पर्चियों से मुख्यमंत्री बने, तो काम करने वाले लोग ह्यूमिलेट होंगे भाई, ह्यूमिलेट होंगे, और उनका ह्यूमिलेशन वाजिब था। अब चूंकि व्यवस्था सेंट्रलाइज हो गई सभी पार्टियों में, आप उसके बाहर जाओगे तो जनता में भी इतना साहस, रिवोल्यूशनरी, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, 5000 साल से हमारा चरित्र बचा ही नहीं। हम रीति नीति, सिद्धांत और एथिक्स के बजाय हैसियत, और हैसियत दल में महत्व क्या है, दल की गवर्निंग काउंसिल उसको कितना महत्व दे रही है, यही असेसमेंट हो गया जनता का। इसलिए अब जो जनता के नेता है ना, वो धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। अब ठीक है, जिनका चरित्र है कि लड़ते रहो, वो लड़ते रहेंगे। हमने भी यही तय कर रखा है, चाहे 2-3 चुनाव हार गए, लेकिन संघर्ष की गति बंद नहीं होगी। अब चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे, किसको नेता बनाना है, किसको कमान सौंपना है, वो तो बीजेपी में तो ये हो गया। इसलिए किरोड़ी लाल जी ह्यूमिलेट है, ये नहीं हो रहा क्या? जसपाल भट्टी का नाटक, मैं समझता हूं कि वो काल्पनिक हो सकता था, उस समय की व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी, लेकिन आज वो प्रासंगिक है राजनीति के लिए। काम की कीमत जीरो है या बॉस के चमचे हीरो हैं। जी, गुंजल जी, रविंद्र भाटी लोकसभा चुनाव के दौरान से और उससे पहले से काफ़ी चर्चा में रहे, तो क्या उनको कांग्रेस में आना चाहिए, आपको क्या लगता है? और निर्मल चौधरी आजकल जिस तरह झालावाड़ में भी गए, उन्होंने 1-1 लाख रुपये पीड़ित परिवारों को दिए, क्या उनको अगले किसी चुनाव में टिकट मिलना चाहिए? अब ये नौजवान बच्चे हैं, इनके बारे में मुझसे सवाल मत करो। अब ये पार्टी का एजेंडा है यार, नौजवान बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, नए लड़कों को। जी, सर, भजनलाल शर्मा की सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्योंकि पिछले दिनों भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच नौजवानों को प्रमोट करना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। जी, सर, भजनलाल शर्मा की सरकार को लगभग 1.5 साल हो गया है, और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको लेकर
बयान भी दिया है कि ऐसे देश के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये कहा है कि पिछली सरकार के 5 साल पर उनका 1.5 साल भारी है। तो आप भजनलाल शर्मा की सरकार को कितने नंबर देंगे? तो राजस्थान में पूछिए ना, राजस्थान को लग ही नहीं रहा कि सरकार है। और मैंने तो कई बहसों में कहा सार्वजनिक रूप से कि अब तक ऐसा होता था, राज्य की एक सरकार जनता ने बनाई है जिसमें एक बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बना है, उसके नीचे जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए सहयोगी मंत्रिमंडल होता है, बहुमत का दल होता है। अब तो नई व्यवस्था कायम हो गई है, एक केंद्र द्वारा भेजा हुआ सक्षम आईएएस अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी के अधीन मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री के नीचे मंत्रिमंडल होगा, और उस चीफ सेक्रेटरी को भी अब मुख्यमंत्री को और मंत्रिमंडल को नहीं, दिल्ली में एक स्टेट सेल बना दी गई है कि गुजरात सेल को ये आईएएस देखेगा, राजस्थान सेल को ये आईएएस देखेगा, उत्तराखंड सेल को ये आईएएस देखेगा। और कैसे दोहन किया जा सकता है सीधा सीधा दिल्ली से? इस व्यवस्था के चलते हुए बेचारे मुख्यमंत्री क्या करेंगे? वो तो टाइम पास कर रहे हैं कि चलो बन गए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। शुक्र है पूछड़ी के लोठा का कि सब मिल गया मुझे, बस इतना ही कहूँगा। जी गुंजल जी, जब आपसे पहला सवाल झालावाड़ के हादसे को लेकर पूछा है, तब आपने कहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कि इस वक्त किस्मत भी अच्छी है कि चलिए बारिश अच्छी हो रही है, लेकिन उसी बारिश की वजह, बारिश को लेकर केंद्रीय मंत्री ने जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया था कि कह रहे थे कि बीजेपी भजनलाल भाग्य सबकी राशि एक है, लेकिन अब उसी बारिश की वजह से इतनी किरकिरी झेलनी पड़ रही है, आलोचना हो रही है। झालावाड़ हादसा भी कहीं ना कहीं बारिश की देन, और पिछले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के कई जिलों का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है, ये तो आप देख ही रहे। उस बारिश की वजह से नहीं भाई जी, देखिए बारिश की वजह से नहीं, बारिश आवश्यकता है। देश के कितने ब्लॉक डार्क जोन हो गए हैं राजस्थान के, तो 3/4 से ज्यादा, और इसलिए बारिश तो जरूरत है मौजूदा समय की, पर बारिश आपके काम की कलई खोल रही है। ये असेसमेंट आपको होना चाहिए कि खुद ही क्यों नहीं करें असेसमेंट, बारिश ही क्यों कलई खोले जी। सड़कों में गड्ढे, बिल्डिंगें गिर रही है, बारिश आपके नकारा चेहरे को धो रही है, धो। और इसलिए बारिश को धोने का अवसर क्यों मिले? हमारा नकारा चेहरा हम खुद ही धोएं, साफ करें, ताकि जनता का भरोसा कायम हो। जब बारिश नकारा चेहरा धोती है तो फिर जनता का विश्वास टूटता है। नहीं, कुछ नहीं, ये जर्जर लच्चर व्यवस्था है, एक बारिश में लड़खड़ा गई। और बारिश तो आनी ही चाहिए भाई, बारिश तो जीवन का आधार है। जी गुंजल जी, मेरा आखिरी सवाल बस ये रहेगा कि एक छोटा सा बड़ा सॉफ्ट सवाल है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बेहतर कौन? अब इस पर तो मैं क्या सवाल कर सकता हूँ। मैं आज कांग्रेस में हूँ तो मैं तो गहलोत जी के लिए ही कहूँगा, गहलोत जी बेहतर हैं जी। पर ये तो राजस्थान की जनता से पूछिए, ये तो व्यापक असेसमेंट और सर्वे का सवाल है। मेरा उत्तर मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है जी। मैं दोनों ही नेताओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजल जी, आपका हमारे दोनों सक्षम और समर्थ नेता हैं राजस्थान के। जी, बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुंजल सर, आपने हमें इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे को उम्मीद है कि जब कभी भी कुछ ऐसा राजस्थान की सियासत में बड़ा देखने को मिलेगा तो आप फिर से हमें वक्त ज़रूर देंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, शुक्रिया। तो ये थे प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने राजस्थान की सियासत में चल रहे हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी, खुलकर राय रखी। नरेश मीणा को लेकर वो क्या सोचते हैं, वसुंधरा राजे का वो कितना सम्मान करते हैं, क्योंकि अब वो कांग्रेस में, इसीलिए अपने नेताओं का भी वो पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में ये नज़र आया कि नरेश मीणा को लेकर कहीं ना कहीं वो आहत है कि उन्होंने उनकी उपचुनाव ना लड़ लेने की जो सलाह थी वो नहीं मानी। उन्होंने उपचुनाव लड़ा, इसके बाद वो जेल से आने के बाद उन्होंने सिर्फ एक टेलीफोनिक कॉल पर उनसे बात की, लेकिन उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आए। जैसा कि उन्होंने अभी अपने बयान में भी कहा कि अगर वो मुझसे मिलने आते तो मैं उनको कई सलाह देता कि आगे की रणनीति के बारे में बात करता। तो खैर, ये थी राजस्थान की सियासत को लेकर प्रहलाद गुंजल से बातचीत। आगे इसी तरह के ख़ास इंटरव्यूज़ हम आप तक लाते रहेंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।